मैं डॉक्टर सुधांशु कक्कड़ हूँ, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय व संलग्न चिकित्सालय संघ। राज्य सरकार द्वारा इस आयुर्विज्ञान चिकित्सालय को जो कि 500 शैय्याओं का चिकित्सालय को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया गया है। हमारे पास 500 शैय्याएँ हैं जो कि कोविड पॉजिटिव रोगियों के लिए हैं। 30 बेड का आईसीयू हमारे पास उपलब्ध है जहाँ पे गंभीर रोगियों का इलाज चल रहा है। वर्तमान में 25 रोगी आईसीयू के अंदर भर्ती हैं। 285 वर्तमान में रोगी वार्ड्स के अंदर भर्ती हैं। कोरोना जो कि एक वैश्विक महामारी के रूप में घोषित की गई है, उसका उपचार मुख्यतः उसको रोकने से संबंधित है। हम सब अपनी जिम्मेदारी, अपना दायित्व निभा करके इस महामारी को रोक सकते हैं। राज्य सरकार ने अनेकों निर्देश जारी किए हुए हैं, जिसमें से एक मुख्य निर्देश है हम अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। 2 व्यक्ति एक दूसरे के बीच में कम से कम 1 मीटर का फासला रखें, जिससे कि यदि किसी को यह रोग है तो वो खांसी करे या गहरी सांस भरे तो उसमें एरोसोल के माध्यम से ये वायरस का संक्रमण ना हो। यह एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि खांसी करने या किसी संक्रमित व्यक्ति के बहुत समीप अगर संपर्क होता है तो होती है, परंतु बचाव ही उपचार है। इसी सिद्धांत के ऊपर हमारे को चलना पड़ेगा। किसी को भी इस बीमारी से घबराने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो हमारे को प्रिकॉशंस लेने हैं, जो हमारे को सावधानियां लेनी है, उससे हम केवल अपने आप को ही नहीं, अपने परिवार को ही नहीं, परंतु पूरे समाज को इससे हम बचा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को खांसी, जुखाम, बुखार इस प्रकार के लक्षण हो, तुरंत अपने निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं या डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स के अंदर जाएं, वहां चिकित्सकों को दिखाएं और चिकित्सकों की राय के अनुरूप वहां कार्य करें। यदि चिकित्सकों को लगता है कि आप इस प्रकार के किसी संक्रमण या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो आपकी जांच कराई जाती है। राज्य सरकार निःशुल्क इसकी जांच करा रही है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में भी इसके लिए जांच सुविधा उपलब्ध है। जो भी हमारे पास यहाँ ओपीडी में आता है, मैं यहाँ पहले बताना चाहूँगा कि हमारे पास से पृथक से एक ILI ओपीडी उपलब्ध है। ILI का ओपीडी का मतलब है ऐसी ओपीडी जहाँ पे कोई भी व्यक्ति आ सकता है जिसको सर्दी, जुकाम, बुखार है या सांस फूल रहा है जिसका, या इस प्रकार का कोई भी लक्षण है जो कि कोरोना से संबंधित है, जो कि मैंने पूर्व में विवरण किया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है तो 24 घंटे यहाँ ओपीडी चलती है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संलग्न चिकित्सालय में पृथक से ILI ओपीडी का संचालन किया जा रहा है। 24 घंटे ये ओपीडी रहती है और हमारे दक्ष चिकित्सक इस ओपीडी के अंदर हमेशा उपलब्ध रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को यदि ऐसा लगे, उसको सर्दी, उसको खांसी, जुखाम, बुखार या सांस फूलने जैसी कोई भी शिकायत है, तत्काल अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाएं या हमारे चिकित्सालय के में आएँ। हमारे चिकित्सक या राज्य सरकार के चिकित्सक उनको देखते हैं। यदि उनको लगता है तो उनकी भर्ती कराई जाती है अस्पताल के अंदर और उनकी जांच कराई जाती है। हमारे यहाँ भी चिकित्सालय के अंदर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के चिकित्सालय में यह जांच सुविधा उपलब्ध है, परंतु और निःशुल्क उपलब्ध है, परंतु जांच उनकी कराई जाती है जिनको चिकित्सक सलाह देते हैं कि इनकी जांच की आवश्यकता है। ऐसा किसी भी प्रकार का रोगी हो, उसको तत्काल भर्ती किया जाता है। चिकित्सालय के अंदर विभिन्न चरणों के अंदर व्यवस्थाएं की हुई हैं। चिकित्सालय में 9 तल उपलब्ध हैं। प्रथम तल पे हम केवल ऐसे व्यक्तियों को भर्ती करते हैं जिनमें संक्रमण अभी साबित नहीं हुआ है, जिनकी जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, परंतु जांच की आवश्यकता है। उनको वहाँ पे भर्ती करके उनकी जांच कराई जाती है। यदि वो नेगेटिव होते हैं तो प्रोटोकॉल के अनुरूप उनको छुट्टी कर दी जाती है और उनको आइसोलेशन किया जाता है। यदि वो पॉजिटिव होते हैं तो उनको 2nd, 3rd, 4th, 5th 6 तल हैं, उनके ऊपर विभिन्न तलों के ऊपर भेजा जाता है जैसे उनके स्वास्थ्य की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण भी सामने हैं जहाँ पे गंभीर रोगी आते हैं, उनको हम तत्काल अपने ICUs के अंदर शिफ्ट करते हैं और वहाँ उन रोगियों का उपचार किया जाता है। अभी कई रोगी ऐसे भी आ रहे हैं जिनके अंदर इस प्रकार के लक्षण हैं, परंतु वो कोरोना नेगेटिव पाए जाते हैं। उनके लिए पृथक से हमने ICU बना रखे, जिसको आरी सारी ICU बोला जाता है। वहाँ पे हम उनकी देखभाल करते हैं और उनकी सेवा करी जाती है। तो किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, परंतु समय की मांग ये है कि हम सब सावधानियां रखें। अब सावधानियां क्या रख सकते हैं हम? सावधानियां हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें हम अपने,
1 मीटर का फासला रखें। जहाँ कहीं भी जाएं, कुछ खरीदने जाएं, बाज़ार में जाएं, किसी के पास जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं, तो हम 1 मीटर का डिस्टेंस रखें एक दूसरे व्यक्ति के बीच में। ATM पे जाएं हम, मेडिकल स्टोर पे जाएं हम, किराने की दुकान पे जाएं हम, तो 1 मीटर का फासला रखें। हम अपने मुंह को और नाक को कवर करके रखें, या तो ट्रिपल लेयर मास्क से रखें, क्योंकि ये ट्रिपल लेयर मास्क है। और अगर यह उपलब्ध नहीं है तो हम केवल एक सिंपल क्लॉथ मास्क होता है, उससे अपने नाक को और अपने मुंह को कवर करके रखें। उसको नियमित रूप से साफ करें। साफ साबुन से किया जा सकता है, या आइडियल तरीका उसका होता है 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से हम उसको साफ करें। हमारे घर परिवार में यदि किसी को खांसी जुकाम बुखार लग रहा है, उसको तुरंत आइसोलेट करें हम। आइसोलेशन से मतलब है हम एक कमरे के अंदर उनको अच्छी तरह रखें और जितना जल्दी संभव हो चिकित्सालय में जाके उनका परामर्श लें। यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव आ जाता है, जांच के उपरांत भर्ती होता है, इस तरह के सिम्टम्स हैं, यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव आ जाता है उसको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए यहाँ पे इलाज होता है, और इलाज इतना सीरियस इलाज नहीं है, बहुत आराम से व्यक्ति ठीक होता है। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति ऐसे आ रहे हैं जो कि एसिम्टोमेटिक हैं, जिनको इस प्रकार के लक्षण नहीं दिख रहे परंतु वो पॉजिटिव हैं, तो उसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। 8 से 10 दिन में वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है और उसके बाद हम उनको घर छुट्टी दे करके घर भेज देते हैं। परंतु इनके जो भी संपर्क में आने वाले लोग हैं वो भी अपने को चिकित्सालय में दिखाएं और अपने आप को आइसोलेट करके रखें। राज्य सरकार के समय समय पर जारी निर्देशों की पालना करें, उससे हम सबका बचाव संभव है। कोविड 19 एक वायरस जनित रोग है। ये वायरल इन्फेक्शन से होता है, और ये कोई खांसता है उसमें एरोसोल बनते हैं और उससे दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करता है। इससे बचाव का एक बहुत साधारण तरीका है, हम नियमित रूप से अपने हाथ धोते रहें, साबुन से नियमित रूप से हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, और सबसे महत्वपूर्ण बात है हम अपने नाक और मुंह को कवर करके रखें मास्क से। मास्क भले से वो 3 लेयर का मास्क हो या सिंपल कपड़े का मास्क हो, जिससे कि हम अगर खांसें तो दूसरे व्यक्ति तक वो वायरस ना पहुंचे। अगर हम इस प्रकार से बचाव करेंगे तो हम इस रोग को निश्चित रूप से इसको पराजय करेंगे और हम सब स्वस्थ रहेंगे। कोरोना ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही सामान्य सा सर्दी जुकाम है, ऐसा नहीं है, परंतु इससे घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे चिकित्सालय में गत 3 माह से 5 मार्च के बाद से नियमित रूप से कोरोना पॉजिटिव रोगी आ रहे हैं हमारे पास। मोर्टेलिटी भी हुई है, परंतु 90% लोग ठीक होकर चले गए हैं यहाँ से। आवश्यकता यह है कि हम पूर्ण सावधानियां बरतें, लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। डरना नहीं है, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम सावधानियां छोड़ दें। हमारे को डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है, हमारे को नियमित रूप से साबुन से हाथ धोने, अपने सैनिटाइज़र से हाथ साफ करने हैं अपने। कहीं पे कोई सर्दी जुकाम बुखार वाला व्यक्ति है उससे हम दूरी बना के रखें, उनको चिकित्सालय में लेकर जाएं, चिकित्सकों से परामर्श लें और उसके अनुरूप चिकित्सा परामर्श के अनुरूप उसका कार्य करें, उनका इलाज कराएं। समय पे इलाज कराना ही हमारे को स्वस्थ रख पाएगा। सर्दी जुकाम बुखार इसको छुपाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम छुपाएंगे तो ऐसे बहुत सारे रोगी आए जिन्होंने इस चीज़ को छुपाया, परंतु फिर एक यह गंभीर स्थिति में चला जाता है। इसके जो एंड होता है उसमें न्यूमोनिया हो जाता है, ARDS हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है। उस समय इसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जितना जल्दी हम चिकित्सालय में आकर के इलाज लेंगे उतना जल्दी हमारे को फ़ायदा मिलेगा। जहाँ भी कोई दिखे सर्दी जुकाम बुखार, तुरंत चिकित्सालय में आए, राजकीय चिकित्सालय में आए, आके दिखाएं और वहाँ चिकित्सक परामर्श दे देंगे किस प्रकार से इनका इलाज करना। तो सर इसमें एक और भी बात आती है, लोग सोचते सिर्फ साधारण मास्क, आप जैसे बताया, कई लोग मास्क नहीं लगा के कपड़ा बांध लेते हैं, और कई लोग अभी ग्लव्स भी बहुत कम लोग पहन रहे हैं। इन सब चीज़ों का क्या मतलब? बस मास्क लगाने से और ग्लव्स लगाने से और सिर्फ हाथ धोने से क्या ये प्रिकॉशन सही है, या इसके अलावा और भी कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको हम लोगों को करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि केवल मास्क लगाना ही सही हमारा काम हो जाएगा। भाई गांव के अंदर कुछ लोग फेंटा भी बांधते हैं, जी,
अगर वो फेंटा अच्छी तरह बांधा हुआ है तो वो भी एक प्रकार से मास्क का काम कर रहा है, परंतु ध्यान ये रखना होगा उसको नियमित रूप से हाइपोक्लोराइड से धोएं, साबुन से धोएं उसको हम। और ग्लव्स का ऐसी कोई एडवाइस ही नहीं है कि हर व्यक्ति ग्लव्स पहन के चले। हम अगर नियमित रूप से हाथ साफ करते रहेंगे साबुन से या सैनिटाइजर से तो वो एक ज़्यादा अच्छा विकल्प है। अगर हम ग्लव्स पहन के रखेंगे तो उससे एक भ्रामक स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, एक मिथ्या भी उत्पन्न हो सकती है कि अब हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर जैसे हम अभी यहाँ कमरे में बैठे हुए हैं तो हमने ग्लव्स नहीं पहने हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम नियमित रूप से अपने हाथ धोते रहते हैं, हम सैनिटाइजर से अपने हाथ धोते रहते हैं, परंतु इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम अपने नाक पे और मुंह के ऊपर हाथ नहीं लगाएं। हम अपने वस्त्रों को, जो हम वस्त्र धारण कर रहे हैं अभी, ऐसे अगर जब हम वार्ड के अंदर जाते हैं या किसी व्यक्ति को देखने जाते हैं, उसके बाद हमारे कपड़ों को सफाई करने का एक निश्चित तरीका होता है। सब लोग अगर स्वच्छता के ये बेसिक फॉर्मूले अगर लगाएंगे तो हमारे को ये संक्रमण नहीं होगा। परंतु जिसको भी खांसी जुकाम बुखार है वो तुरंत चिकित्सालय में आके दिखाए, इसको लापरवाही ना करें। हल्की सी भी खांसी है चिकित्सालय में आके दिखाए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा अच्छा है, जितनी जल्दी हमारी जांच होगी उतने जल्दी हम स्वस्थ होंगे। और इसमें जो पेशेंट्स ऑलरेडी अफेक्टेड हैं, जिनको कोविड वायरस लग जाता है, इनकी क्या क्या सिम्टम्स हैं? आपने जैसे अभी कहा कई लोगों को सिम्टम्स नज़र नहीं भी होते, नहीं दिखते किसी के सिम्टम्स, पर उनको कोविड होता है और वो पॉजिटिव निकल जाता है। और जिनको होता है सिम्टम्स, तो ये कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको हम पहचान सके, कोई साधारण इंसान पहचान सके और बता सके नहीं इसको हो सकता है, तो कम से कम उसको हॉस्पिटल लाया जा सके या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसको तुरंत लाया जा सके? अभी बहुत सारे रोगी जो कि चिकित्सालय में भर्ती हैं उनके अंदर सिम्टम नहीं आ रहे हैं, परंतु जो सिम्टम आते हैं वो आते हैं खांसी होना, बुखार होना, सांस फूलना, ये सिम्टम्स इसके मुख्य सिम्टम्स हैं। जैसे ही किसी को इस प्रकार के सिम्टम्स आएँ वो तुरंत चिकित्सालय में आ जाएं, अपनी जांच करें और चिकित्सक को दिखाएं, उसकी राय के अनुरूप कार्य करें। जितना जल्दी हम ये करेंगे उतना जल्दी हमारे को लाभ मिलेगा। अगर हम सोशल स्टिग्मा या ये बोलें कि समाज में क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, ये भ्रांति मेरे को जानकारी में आई है ऐसा कुछ हो रहा है, तो उससे डरे नहीं। ये इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है। भाई कितने सारे लोग यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ट्रॉलीमैन हैं, सफाई वाले हैं, वो सब भी प्रॉपर प्रोटेक्शन लेकर के अंदर जाते हैं, सफाई करते हैं और हमारे को उनका धन्यवाद देते हैं हम उनको रोज़ कि वो जाकर के वहाँ पे व्यवस्था बना रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया तो हम लोग भी जाते हैं वार्ड के अंदर, तो प्रोटेक्शन लेकर के जाते हैं जिससे कि वो इन्फेक्शन आगे नहीं फैले। केवल प्रोटेक्शन ही एक या केवल प्रिकॉशंस ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम इससे बचाव कर सकते हैं। ओके, और कुछ समय पहले लोग ऐसे भी शेयर कर रहे थे कि ये इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर होता जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग नॉर्मल सर्दी खांसी या फिर ये इसके वायरस से हम लोग नहीं लड़ पा रहे हैं। तो इसका क्या रोल है हमारे इम्यून सिस्टम का इस कोविड से लड़ने के लिए? ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जो ये बताती है, कोई भी साइंटिफिक स्टडी ऐसी नहीं है जो ये बताती है कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है या ख़राब है। ये एक वायरस का इन्फेक्शन है। जब भी कोई नया वायरस आता है हमारी बॉडी उससे एक्सपोज नहीं होती है, तो जब वो वायरस हमारे अंदर आता है उसके बाद हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसके बिना नहीं होती। ये एक बिल्कुल नया वायरस है, इसका इम्यून स्टेटस से रिलेशन में कोई भी अभी तक कोई साइंटिफिक पब्लिकेशन नहीं है, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं आया, हमारे चिकित्सालय में ऐसा नहीं आया। बहुत बहुत अच्छी इम्यूनिटी वाले बहुत खुश लोग भी इन्फेक्ट हो जाते हैं, परंतु घबराने की बात नहीं है। समय पे इलाज कराइए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और सर ये जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, जो हॉस्पिटल्स में आते हैं, एडमिट होते हैं, उनका ट्रीटमेंट करने का प्रोसेस क्या है, कैसे उनको करते हैं? क्योंकि बहुत लोग, हम लोगों को पता नहीं, हम लोग सोचते हैं कि हॉस्पिटल में आ जाएंगे तो हो सकता है ये लेवल और बढ़ जाएगा, हम ज़्यादा तबीयत हमारी ख़राब हो सकती है। तो साधारण लोगों को समझने के लिए कि हम कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उनको हम लोग देख रेख करते हैं, और क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ठीक होकर के भी चले जाते हैं, तो ये ठीक होने का कारण क्या है, इसको क्या हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? यह आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे यहाँ पे 90% लोग ठीक होकर के जा चुके हैं जो भी आते हैं। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, कोई इन्फेक्ट होगा, आएगा, उसका इलाज होएगा, वो ठीक होकर जाएगा। हमारे यहाँ से जितने भी एडमिशन हुए 90% लोग हमारे यहाँ से ठीक हो गए। जो भी मरीज आता है हमने सेपरेट उसके लिए OPD बना रखी है, क्योंकि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। उनको देखा जाता है, लगता है कि इनके ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको भर्ती किया जाता है, उनकी जांच कराई जाती है और उसके उपरांत उनकी दवाई चालू कर दी जाती है।
ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल में आ जाएंगे तो हम ज़्यादा बीमार होंगे, ऐसा नहीं होता। हॉस्पिटल इलाज होने के लिए होता है, ज़्यादा बीमार होने के लिए नहीं होता है। हॉस्पिटल के अंदर रेगुलरली सैनिटाइजेशन चलता है, रोगियों को यहाँ पे साबुन दिया जाता है, सैनिटाइजर्स दिए जाते हैं। जब उनकी रिपोर्ट आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, तो उनको घर भेज दिया जाता है, और अगर पॉजिटिव आती है तो उनका इलाज किया जाता है। अभी तक के अनुभव के आधार पे 8 से 10 दिन में लोग पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट हो जाते हैं, और उनको किसी विशेष चिकित्सा उपकरण की आवश्यकता भी नहीं होती है, परंतु दवाइयाँ चिकित्सक की देखरेख में ही दी जाती हैं। और यह चिकित्सालय में भर्ती होने का उद्देश्य होता है, अगर किसी की तबीयत बिगड़े तो तुरंत उसका यथासंभव इलाज किया जा सके। जी सर, इसमें आपने कहा कि कई लोग पेशेंट पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, और हम उनको घर भेजते हैं। सर, एक आध दो बार हमने कई बार न्यूज़ में भी पढ़ा है, कई बार लोगों से बात करते हुए जानकारी ऐसे प्राप्त होती है कि जो नेगेटिव होकर के घर जाते हैं, जो नॉर्मल फैमिलीज अराउंड जो नेबर्स हैं, कई बार उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। ये क्या सही है? क्या इसमें लोगों को अवेयरनेस के लिए हमें ये भी जानकारी देना चाहिए कि क्या ये पॉजिटिव से जो नेगेटिव होकर के आए हैं, दोबारा होने की इनको संभावना होती है क्या कि फिर दोबारा से पॉजिटिव आए, या फिर आगे कुछ इनको तबीयत अफेक्ट करते हैं कि किसी दूसरे लोग? यह एक बहुत गलत बात है कि अगर कोई पॉजिटिव से नेगेटिव होकर के घर जाता है, उसको सोशल बॉयकॉटिंग या इस तरह की चीज़ करी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे को केवल ये करना चाहिए, क्योंकि जहाँ से हम जब भी डिस्चार्ज करते हैं हम उसको 14 दिन का क्वारंटाइन लिखते हैं, एडवाइस करते हैं वो एक कमरे में रहें और उनके संपर्क में ज़्यादा लोग नहीं आए। केवल एक आदमी ऐसा हो जो कि उनको खाना पीना करे, परंतु इसमें एक सोशल स्टिग्मा लगाना ये उचित नहीं है, क्योंकि वायरस शेयरिंग होती है तो दूरी बना करके रखें, परंतु उसकी देखरेख करते रहें। अगर वो नेगेटिव हो गया है, कुछ समय तक वायरस शेयरिंग होगी उसकी, परंतु उसका ध्यान रखना भी तो जरूरी है। वो भी तो हमारे परिवार का, हमारे समाज का हिस्सा है। अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो उसका ध्यान कौन रखेगा? जो भी ध्यान रखे, प्रिकॉशंस के साथ ध्यान रखें, नियमित रूप से अपने हाथ धोए, मास्क लगा के रखें और उनको एक अलग कमरे के अंदर स्थापित करके रखें, सेवा करें। और इसकी कोई एज लिमिट है कि किस एज के लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है, किस एज के लोग ज़्यादा डेथ रेट किस एज में ज़्यादा पाया जा रहा है, ऐसा कोई एज लिमिट है? जी हाँ, ये आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न है। एज लिमिट का तो कुछ भी लिमिट नहीं है। हमारे पास 6 महीने की बच्ची भी आई, 2 साल की बच्ची भी आई, और अभी भी आज की तारीख में 75 साल का एक व्यक्ति है जो कि पॉजिटिव है, अस्पताल में भर्ती है। परंतु ये कोमॉर्बिडिटीज़ वाले जो रोगी होते हैं, जैसे कि किसी को हार्ट की बीमारी है, या डायबिटीज़ है, या कैंसर है, या इस प्रकार की गुर्दे की बीमारी है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, उनके अंदर इन्फेक्शन थोड़ा सा गंभीर रूप ले लेता है कई बार, तो हमारे को उसमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। और ऐसे रोगियों के लिए हम अपना आईसीयू की व्यवस्था पूरी रखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा आए तो हम उनको तुरंत आईसीयू भेज दें। तो अभी तक कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको अदर देन कोविड की सिम्टम्स के अलावा कोई बीमारियां हैं, लेकिन वो भी रिकवर करके निकले हैं, ऐसा कोई? हाँ, ऐसे हैं जो कि अलग बीमारियां हैं, रिकवर कर रहे हैं, परंतु उन लोगों को सावधानी रखने की ज़्यादा आवश्यकता है। और इसमें अभी आप, ये केवल इंडिया का केस नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, और कहते हैं कि अमेरिका जैसे जो कि बहुत पावरफुल कंट्रीज है, वहाँ पे भी डेथ रेट बहुत हैं। इटली जैसा कंट्री जहाँ पे मेडिकल में वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, फिर भी वहाँ पे बहुत सारे डेथ केसेस हैं। तो इन सब का, और हमारे नेशन का भी, इंडिया का स्पेशली, और अगर हम ले राजस्थान का, जयपुर का, हमारी सिचुएशन कहाँ है, हम किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं, और हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, और कैसे हमारे जो अफेक्टेड पेशेंट्स हैं रिकवर कर रहे हैं, या फिर उनका देख रेख हम किस तरीके से कर रहे हैं? हमारी राज्य सरकार ने बहुत जल्दी, जब ये ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया था, उसके बाद राज्य सरकार ने बहुत जल्दी इसके ऊपर एक्शन लेना चालू किया था। जनवरी से ही इसकी तैयारियां चालू कर ली गई थी, जांचें चालू कर ली गई थी। इसलिए उसका प्रभाव ही ये है कि हमारे यहाँ पे व्यवस्थाएं अब हो चुकी हैं। कोई भी इस प्रकार का रोगी आता है, हम उसको देखभाल करने में संपन्न हैं। जैसे हमारे इस चिकित्सालय की बात करें, यहाँ पे एसएमएस के चिकित्सक भी आ रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय के चिकित्सक भी हैं, और राज्य सरकार द्वारा सारी चीज़ें उपलब्ध भी करा रखी हैं। तो हम लोग अभी सक्षम हैं, और ये केवल दूरगामी दृष्टिकोण का ही हिस्सा है कि हमारे जो स्वास्थ्य महकमा है, हमारी राज्य सरकार जो है, उन्होंने समय पे इसके ऊपर कार्यवाही करी और हमारी व्यवस्थाएं स्थापित करी। आज अगर देखें तो हमारी जांच सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, हमारी चिकित्सा व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। बाकी देश के दूसरे देशों के कंपैरिजन में हमारे यहाँ डेथ रेट कम है, और
इलाज जो कि हेल्थ जिसको हम बोलते हैं कि रिकवरी रेट हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हमारे कंट्री से बहुत बार दिख रहा है। और फाइनली अगर हम देखा जाए, अगर बोला जाए, अगर किसी को बताना चाहें, तो इसमें हमें ज़्यादा डरने की तो आवश्यकता नहीं है, बस पर हमें बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे कि हम दूसरे को भी सेफ रखें, खुद से भी सेफ रखें, हम ये मानते हैं। सर मैं लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि आने वाले समय में आप, क्योंकि आप इससे जुड़े, आप इसमें ट्रीट कर रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में इसकी क्या कंडीशन होगी और किस तरह से आगे लोग इसके साथ में कॉप अप करेंगे? और अभी तक इसके वैक्सीन को कोई अभी तक शायद हमें नहीं लगता कि अभी मिला है, तो क्या आपको लगता है मेडिकल डिपार्टमेंट इसका कब तक इसका कोई वैक्सीन निकाल ले ताकि इसको हम आगे बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकें और लोगों को इससे ज़्यादा बचाया जा सके? वैक्सीन तो अभी ट्रायल के स्टेजेस में है, उसमें तो अभी समय लगेगा आने में, परंतु और ये भी कहना कि आगे कितने रोगी आएंगे ये भी कहना बहुत मुश्किल है, परंतु जो भी इन्फेक्ट हुए उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका मूल मंत्र यही है कि हम सावधानियां रखें, डरना नहीं है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हम सावधानियां छोड़ दें। अगर सावधानी छोड़ दी हमने तो हम संक्रमित होंगे। हम अपने नियमित रूप से हाथ धोएं, सैनिटाइज करें अपने आप को, साबुन से अपने आप नहाएं, हमारे कपड़े नियमित रूप से धोएं, बाहर से कभी आएँ, जब बाजार जाते हैं, कहीं जाते हैं, सब्जी वगैरह लेकर जाते हैं, अच्छी तरह उसको धोएं, फिर उनको खाएं। हमारे वस्त्रों को अच्छी तरह हम साफ करें और उसके उपरांत घर के अंदर जाएं। यही इसका मूल मंत्र है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमें समय देने के लिए, और विशेष करके हम आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आप लोग जैसे लोग ही इसके साथ इतने दिनों तक लड़ रहे हैं, पेशेंट्स की देखरेख कर रहे हैं और उनको बहुत लोगों को रिकवर करवा रहे हैं, उनको मदद करा रहे हैं। आप, हमारे प्रशासन ने बहुत सारे जो अधिकारी लोग, हम पुलिस हो गए या फिर अलग प्रशासन के अधिकारी हैं, जो कि इन सब चीज़ों के टाइम पे एक अच्छा डिसिप्लिनरी एक्शन ले करके लोगों को डिस्टेंस बना करके और लोगों को घर पर रखवा करके भी जो काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग अपने सारे पर्सनल मैटर्स छोड़ करके आप हॉस्पिटल आते हैं, आप देख रेख कर रहे हैं। तो आपको और आपकी पूरी टीम को, और नॉट ओनली यू बट इंडिया में जितने भी डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो कि कोविड पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और साथ ही साथ में जितने लोग इससे कम बचाव के लिए लोगों की सहायता कर रहे हैं, हम लोगों को सबके बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपको विशेष करके कि हमें समय निकाल करके दिया, और आपकी जो भी छोटी सी जानकारी है ये शायद लोगों को बहुत समझा सकती है, जो लोगों को जानकारी को बढ़ा सकती है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आगे भी अगर कोई ज़रूरत और आवश्यकता होगी स्पेशली जानकारी के लिए, तो आप लोगों की मदद करेंगे। इसके लिए हम आपका हमेशा स्वागत है, आपका हमेशा स्वागत है। इस कोरोना महामारी से हम सब लोग मिल करके ही लड़ाई कर सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य महकमा, हमारा पुलिस महकमा, हमारे चिकित्सक बंधु, हमारे वार्ड बॉय, हमारे ट्रॉलीमैन, सफाई कर्मी, ये सब इससे लड़ाई कर रहे हैं। अब हम सब मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे तो ज़रूर हम कोरोना को हरा देंगे, बस सावधानियाँ रखें। ओके, सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके सारे इन्फॉर्मेशन के लिए जो कि इन्होंने कोविड के ऊपर में बताया है, ताकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। और मैं एक बार अपने संस्था और जो इस पर्पस के बारे में भी एक बार समझाना चाहूँगा। हम लोग बेसिकली एक NGO है जो कि जीवनधारा समाज कल्याण संस्था के नाम से जाना जाता है, और ये दौसा में है, जिसका हेड ऑफिस हम जयपुर में है। और हम लोग विशेष करके अभी काम करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग इस बीमारी से अनभिज्ञ हैं, जिनको उनकी जानकारी ज़्यादा नहीं है। स्पेशली एरियाज ऐसे हैं जो कि अभी भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको कुछ नॉलेज दें, कुछ जानकारियाँ दें, और स्पेशली विशेष करके उन लोगों से जानकारियाँ लेकर के दें जो इसके बारे में विशेष करके जानते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने हम लोगों को बताया। और आज का यही मकसद है, हम डॉक्टर जी से कुछ बहुत सारी जानकारियों को और भी लेना चाहेंगे सिंपल तरीके से, जिससे कि हम उन लोगों को जा कर के मिल सकें, उनको समझा सकें जो आज तक इसको विशेष तरीके से नहीं समझ पाए हैं। तो आज का हमारा यही विशेष उद्देश्य है। तो हम आशा करते हैं आपको इससे सहायता मिलेगी, और डॉक्टर साहब हमें जो आज टाइम दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप हमारे लोगों को और जो जानकार नहीं हैं उनको विशेष इसकी जानकारी दें, ताकि वो भी इसके बारे में जानें और ज़्यादा डरे ना। जैसे आपने कहा कि इससे डरने की ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि डर की वजह से एक दूसरे के साथ में तो बात नहीं करना चाहते, देखना नहीं चाहते, बहुत दूर दूर हो गए। तो कई सारी समस्याएं ऐसे भी आ जाती हैं। तो हम बस चाहते हैं कि लोगों को समझदारी इसमें आए, और
फिजिकल डिस्टेंस तो बनाए रखें, लेकिन साथ ही साथ में इससे ज़्यादा डरे ना और इसके लिए ज़्यादा पैनिक ना हो लोग। तो हम आशा करते हैं कि हमारे आपकी जानकारी के बाद हमारे जो लोग देखेंगे, इसको जो लोग समझेंगे, उनको इससे कुछ लाभ होगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।